क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक ऐसी दुनिया के बारे में सोचिए जहां पर औरतें बच्चों को जन्म नहीं देती। मतलब एक ऐसी दुनिया जहां पर लोग इंसानों के मिलियंस ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन को छोड़कर उस टेक्नोलॉजी पर ज्यादा भरोसा करते हैं जो खुद इंसानों ने बनाई है। यहाँ वो सभी कानून लीगल हैं जो पहले इलीगल हुआ करते थे। एक ऐसी दुनिया जहाँ पर लोगों को बस कुछ सेकंड्स की ताज़ी सांस लेने के लिए हजारों रुपए खर्च करने पड़ते हैं। लोग अब सपने नहीं देख सकते क्योंकि उन्हें सपने आते ही नहीं। आज हम देखने वाले हैं भविष्य की एक ऐसी दुनिया जहां पर इंसानों ने नेचर को ही बायकॉट कर दिया है और अब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि कोई भी नेचर की कदर नहीं करता और इंसान जितना हो सके पेड़ पौधे और जानवरों से दूर रहते हैं। ये कहानी है दो कपल्स की जिन्हें अपने घर में एक बच्चे की कमी महसूस हो रही थी और वो फैसला करते हैं कि वो एक बच्चे को पैदा करेंगे। लेकिन उन दोनों में लड़ाई इस बात की थी कि उनका बच्चा नेचुरल तरीके से पैदा होगा या फिर वो उसे एक प्लास्टिक के अंडे के अंदर पैदा करेंगे। इस पूरी कहानी में आखिर में उनके साथ क्या होता है जानने के लिए देखते रहिए आज की हमारी मूवी जिसका नाम है द पॉड जनरेशन। इस मूवी की शुरुआत में हम एल्वी और रेचल नाम के दो कपल्स को देखते हैं। एल्वी एक बॉटनिस्ट था, यानी वो लोग जो ट्रीज और प्लांट्स की स्टडी करते हैं, और रेचल एक कॉर्पोरेट ऑफिस में काम करने वाली लेडी थी। वो दोनों ऐसे फ्यूचरिस्टिक शहर में रहते थे जहाँ पर सारे काम रोबोट्स करते थे और इंसान उस पूरे इकोसिस्टम का बस एक छोटा सा पार्ट थे। हम देखते हैं कि रेचल एक ट्रेडमिल पर चलते चलते अपने ऑफिस का काम करती थी क्योंकि उसकी लाइफ इतनी बिजी थी कि वो कभी एक्सरसाइज जैसे कामों को करने के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। एक दिन रेचल की बॉस उसे अपने पास बुलाती है और उसे बताती है कि उसके इतने सालों के काम को देखते हुए उन्होंने उसका प्रमोशन करने का फैसला किया है। रेचल बहुत खुश थी कि अब उसे भी टॉप 10 लोगों के जैसे ही बेनिफिट्स मिलेंगे। उसकी बॉस रेचल से उसके परिवार के बारे में पूछने लगती है। वो उससे पूछती है कि क्या तुमने अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ प्लान किया है, जिसका रेचल जवाब देती है कि नहीं, उसने और उसके हस्बैंड ने अभी तक इसके बारे में सोचा नहीं। उसकी बॉस उसे बताती है कि इस प्रमोशन के साथ कंपनी उसे एक आर्टिफिशियल चाइल्ड वर्म ऑफर कर रही है और अगर वो चाहे तो कंपनी उसके बच्चे के लिए जो खर्च आएगा उसकी डाउन पेमेंट करने को तैयार है। रेचल के लिए ये एक बड़ा मौका था क्योंकि हर कोई एक आर्टिफिशियल वर्म अफोर्ड नहीं कर सकता। उसकी बॉस रेचल का नाम आगे भेज देती है, जिसके बाद शाम को उसे उस कंपनी का फोन आता है जिसने उस पूरी टेक्नोलॉजी को डिजाइन किया था। ये एक अपॉइंटमेंट कॉल था। रेचल उन्हें खुद को वेटिंग लिस्ट पर डालने को कहती है क्योंकि वो इतना बड़ा फैसला एल्वी की परमिशन के बिना नहीं करना चाहती थी। दूसरी ओर हम एल्वी को देखते हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स को ट्रीज और प्लांट्स के बारे में बता रहा था। एल्वी एक पेड़ का फल तोड़कर उन स्टूडेंट्स को खाने के लिए देता है, पर कोई भी उसे टेस्ट करने को तैयार नहीं था। सभी को मानो जैसे पेड़ों से घिन आती थी। एल्वी इस बात से हमेशा परेशान रहता था कि कैसे इंसानों ने नेचर को दरकिनार कर दिया और लोग अब पेड़ पौधों को खुद का हिस्सा नहीं मानते। रेचल उसे उस बच्चे वाले ऑफर के बारे में बताना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि एल्वी कभी इसके लिए हाँ नहीं करेगा क्योंकि उसे एक नेचुरल बेबी चाहिए था, एक ऐसा बच्चा जो इंसान के शरीर से निकले, ना कि किसी प्लास्टिक के अंडे में से। रेचल बहुत परेशान रहती थी और अक्सर इसके बारे में अपने थेरेपिस्ट से बात किया करती थी। उसकी थेरेपिस्ट भी इंसान नहीं थी, वो एक आर्टिफिशियल रोबोट थी जिसके पास इंसानों की सारी प्रॉब्लम्स का हल था। एक दिन रेचल एल्वी को बिना बताए उस कंपनी में कंसल्टेशन के लिए चली जाती है। यहाँ पर हम वर्म सेंटर की डायरेक्टर को देखते हैं जो अपने कस्टमर्स को उनके नए प्रोडक्ट के बारे में बता रही थी। उनका मानना था कि यही एवोल्यूशन है क्योंकि अब एक औरत को बच्चे पैदा करने के लिए अपनी बायोलॉजी पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं। हम देखते हैं कि वहाँ पर बच्चों को एक प्लास्टिक के केस में रखा गया था जिसमें बच्चे अपने बाहर होने वाली छोटी से छोटी चीजों को महसूस कर सकते थे, जैसे कि एक आम बच्चा असली गर्भाशय में करता है। डायरेक्टर रेचल को एक प्राइस लिस्ट दिखाती है जिसमें बच्चों की 4 कैटेगरीज थी, जैसे कि बॉय, गर्ल, जेंडर न्यूट्रल और कस्टम। कस्टम वाला उनका सबसे महंगा प्लान था और ये बाकियों से पूरे $1000 ज्यादा महंगा था। रेचल जब घर आती है तो एल्वी उसे बताता है कि उसके अकाउंट से $8400 डिडक्ट होने का मैसेज आया है। उसे लगा कि उसके साथ कोई फ्रॉड हुआ है, पर रेचल उसे बताती है कि वो पैसे उसने खर्च किए हैं। दरअसल रेचल ने उस पॉड के लिए डाउन पेमेंट कर दी थी और वो भी बिना एल्वी से पूछे। एल्वी को जब पता चलता है कि वो एक बच्चा चाहती है, वो भी एक आर्टिफिशियल गर्भाशय में, तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो रेचल से कहता है कि उसे कम से कम एक बार पूछ तो लेना चाहिए था क्योंकि वो अपने बच्चे को एक प्लास्टिक के अंडे के अंदर नहीं पैदा करना चाहता। रेचल उसे कहती है कि अब कोई भी नेचुरल बच्चे पैदा नहीं करता, उसके दोस्तों ने भी इसी तरह अपने बच्चों को जन्म दिया है। रेचल उसे अपने दोस्तों के पास ले जाती है और उसकी दोस्त एल्वी को एक पॉड में बच्चा पैदा करने के बेनिफिट्स बताती है। एल्वी देखता है कि उनका परिवार काफी खुश नजर आ रहा था
पर उसे इसकी बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। रेचल चाहती थी कि एल्वी किसी भी तरह इस प्रोसीजर के लिए हाँ कर दे। वो एल्वी को अपनी आर्टिफिशियल थेरेपिस्ट के पास ले जाती है, जो शायद उसे कन्विंस करने में उसकी मदद करे। एल्वी जब उस थेरेपिस्ट के पास बैठता है तो वो उससे ढेर सारे सवाल पूछती है, जैसे कि उसे क्यों लगता है कि नेचर वाले बच्चे और पॉड वाले बच्चे दोनों अलग होते हैं। वो क्यों इतना नेचर से प्यार करता है, जबकि इसी नेचर ने न जाने कितने मासूम बच्चों की अलग अलग वायरसेस और बीमारियों से जान ली है। एल्वी उससे बात करने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, क्योंकि उसे लगता था कि एक एआई के अंदर आत्मा नहीं होती। वो हमारे सवालों के जवाब तो दे सकती है, पर वो कभी इंसानों की तकलीफ नहीं समझ सकते। हम देखते हैं कि उस एआई से आधे घंटे तक लड़ाई करने के बाद एल्वी बाहर आता है, और कहीं ना कहीं उस एआई ने एल्वी को कन्विंस कर दिया था। रेचल उससे कहती है कि अगर वो नहीं चाहता तो कोई बात नहीं, अब वो और इस बात को लेकर उससे बहस नहीं करेगी। आखिर में उन दोनों की खुशी ही उसके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। काफी सोचने के बाद एल्वी भी रेचल की फीलिंग्स को समझने लगा था, और वो उसे उस बच्चे के लिए हाँ कर देता है। अगले दिन वो दोनों पेगासस के डायरेक्टर के पास जाते हैं। डायरेक्टर उससे पूछती है कि उन्हें लड़का चाहिए या फिर लड़की, और इस सवाल पर एल्वी थोड़ा गुस्सा था, क्योंकि बच्चा लड़का होगा या फिर लड़की ये तो नेचर को डिसाइड करना चाहिए, और यहाँ पर इसका फैसला भी इंसान करने लगे थे। डायरेक्टर उन्हें कुछ लीगल डॉक्यूमेंट साइन करने को कहती है, जिसे वो बिना पढ़े ही साइन कर देते हैं। इसके बाद एम्ब्रियो बनाने का प्रोसीजर शुरू किया जाता है। वो दोनों इस पूरे प्रोसीजर को लाइव देख रहे थे, और ये सब उनके लिए काफी एक्साइटिंग था। उनके एम्ब्रियो को बाकी की तरह ही एक प्लास्टिक के एग में स्टोर करके उन्हें दे दिया जाता है, और अब उन्हें ही उसका ध्यान रखना था। उसे मॉनिटर करने के लिए उन्हें एक ऐप दिया गया था, जिसमें बच्चे की सारी एक्टिविटीज को मेजर किया जा सकता था, जैसे कि उसे कब भूख लगेगी, वो कब बोर होगा, और वो कब सो रहा होगा। वो सारी एक्टिविटीज जो इंसान करते हैं। रेचल के पेरेंट्स भी इस बात से बहुत खुश थे कि उनका पोता एक पॉड में पैदा हो रहा है, ना कि किसी असली गर्भ में। वो एल्वी से कहते हैं कि क्यों ना वो अपने पुराने वाले घर को बेच दे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, और आने वाले टाइम में उसे फ्री में बेचने की नौबत आ जाएगी। एल्वी का ये दूसरा घर एक सुंदर बीच के किनारे था, एक ऐसी लोकेशन जहाँ पर आज के समय में घर लेना लोगों का सपना होता है। लेकिन इस फ्यूचरिस्टिक वर्ल्ड में ऐसे घरों की कीमत किसी बंजर जमीन के जैसी थी। रेचल पूरे दिन अपने बच्चे के बारे में सोचती रहती थी, जिसकी वजह से ऑफिस में उसकी प्रोडक्टिविटी कम होने लगी थी। उसे रात को अजीबोगरीब सपने आते थे, जिसमें वो देखती थी कि डॉक्टर्स उसके पेट से एक अंडा निकाल रहे थे, लेकिन हमेशा वो अंडा उबला हुआ होता था। एल्वी और रेचल डायरेक्टर के पास कंसल्टेशन के लिए जाते रहते थे। हम देखते हैं कि उनका बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा था, और वो उसे एक स्क्रीन की मदद से लाइव देख सकते थे। एक आदमी की शिकायत थी कि उसके बच्चे को सपने नहीं आते, कहीं ये स्पॉट का कोई साइड इफेक्ट तो नहीं, जिस पर डायरेक्टर उसे बताती है कि इंसानों की लाइफ में ड्रीम्स कोई पर्पस सर्व नहीं करते। सपने देखने से इंसानों का दिमाग विकसित नहीं होता, इसीलिए उन्होंने सपनों के मैकेनिज्म को ही बच्चों के दिमाग से निकाल दिया है, और ये कोई साइड इफेक्ट नहीं बल्कि एक एडवांस फीचर है। रेचल जब अपनी स्विमिंग क्लास के लिए जाती है तो उसे एक औरत दिखाई देती है, जिसके पेट में उसका बच्चा था। रेचल उससे बात करती है और उसे बताती है कि उसका भी कुछ महीनों का बच्चा है, और वो उसे पॉड में पाल रहे हैं। वो औरत उसके लिए बहुत खुश थी। वो कहती है कि वो भी अपने बच्चे को उसी पॉड में बड़ा करना चाहती थी, बट अनफॉर्चुनेटली उन्हें कोई सीट नहीं मिली, इसीलिए उन्हें अपने बच्चे को पेट में ही पालना पड़ रहा है। रेचल काफी खुश थी। वो खुद को बहुत लकी मान रही थी कि उसे बिना किसी भागदौड़ और मेहनत के उस पॉड में रिजर्वेशन मिल गया। हम देखते हैं कि एल्वी अब उस पॉड की बहुत केयर करने लगा था। वो उसके लिए एक बैग लाया था ताकि वो अपने बच्चे को कहीं भी बड़े आराम से कैरी कर सके। वो उसे समय समय पर खाना दिया करता था और देखता था कि उसे किसी भी चीज की कमी ना हो। एक दिन रेचल अपने होने वाले बच्चे के लिए रूम तैयार कर रही थी। एल्वी भी उस रूम में कुछ जोड़ना चाहता था, इसीलिए वो अपने मिनी गार्डन से एक छोटा सा पौधा लाकर उस पॉड के पास रख देता है। रेचल जब उसे देखती है तो वो एल्वी को उसे वहां से हटाने को कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसके बच्चे के पास किसी भी तरह का पौधा हो। अब पता नहीं कि इस फ्यूचरिस्टिक दुनिया में वो लोग पेड़ पौधों से इतनी नफरत क्यों करते थे, बट यस उन्हें पौधे बिल्कुल पसंद नहीं थे। एल्वी एक दिन जब अपनी क्लास लेकर बाहर आता है तो उसका बॉस उसे बताता है कि उसके इन पौधों को सस्टेन करने में कंपनी के बहुत पैसे खर्च हो रहे हैं, इसीलिए बोर्ड मेंबर्स चाहते हैं कि तुम इन सारे पौधों को निकाल कर इस बिल्डिंग से फेंक दो। एल्वी उसे कहता है कि यही कुछ इकलौते पेड़ हैं जो इस पूरे शहर में मौजूद हैं, इनके बिना वो अपने स्टूडेंट्स को नेचर के बारे में कैसे बताएगा। जिस पर उसका बॉस उसे कहता है कि अब से उसे उन पेड़ों के होलोग्राम्स यूज करने होंगे। इस बिल्डिंग में अब असली पौधे का इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है।
उस रात एल्वी अपने घर आकर बहुत रोता है क्योंकि उसे नेचर से प्यार था और यही एक चीज थी जो उसे खुश रखती थी। उसके आसपास बाकी सारी चीजें तो नकली थी। रेचल देखती है कि एल्वी उस पॉड से बहुत अटैच होता जा रहा था। वो कहीं भी जाता वो हमेशा उसे अपने शरीर से जोड़ कर रखता था। रेचल तो उस बच्चे की माँ थी, लेकिन उसे ऐसा फील ही नहीं हो रहा था कि वो किसी बच्चे को जन्म दे रही है। उसे रात को अजीब अजीब सपने आते थे जिसमें वो देखती थी कि वो अपने बच्चे को पाल नहीं रही बल्कि उसे खरीद रही है। एक माँ को इस तरह के सपने तब आते हैं जब उसका उसके बच्चे के साथ कोई अटैचमेंट नहीं होता। रेचल का दिमाग पूरे दिन उस पॉड के आसपास ही घूमता रहता था, लेकिन उसे कभी कोई खुशी ही नहीं होती थी। वो इसके बारे में एल्वी को बताती है और वो दोनों अपने थेरेपिस्ट से कंसल्ट करने के लिए उसके पास जाते हैं। थेरेपिस्ट उन्हें बताती है कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो उस पॉड के साथ अपना समय नहीं बिताती और वहीं दूसरी तरफ एल्वी पूरे दिन उसी के साथ रहता है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस वो उस पॉड के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करे। इसके बाद हम देखते हैं कि रेचल अब उस पॉड को अपने पेट के आगे बांधकर अपने ऑफिस जाने लगी थी, जैसा कि बाकी लोग करते थे। रेचल अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगी थी, लेकिन एक दिन उसकी ऑफिस की कलीग उसे बताती है कि वो इस तरह पॉड को अपने कैबिन में नहीं ला सकती। उसे अपने बच्चे को बाकी पॉड्स के साथ रखना होगा। हम देखते हैं कि सभी एम्प्लॉयज अपने अपने पॉड्स को एक स्पेशल कंपार्टमेंट में रखकर अपना अपना काम करते थे और रेचल को भी यही करना पड़ता है। वो दोनों आखिर में फैसला करते हैं कि वो उस पॉड को अपने साथ नहीं रखेंगे, वो उसे वॉर्म सेंटर को सौंप देंगे क्योंकि उन्हें लगता था कि वही उस पॉड की बेहतर देखभाल कर सकते थे। पॉड के घर से जाने के बाद उन्हें बहुत खाली खाली महसूस हो रहा था, बट वो हर हफ्ते उस पॉड से मिलने जाते थे और उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट चेक करते थे। डायरेक्टर उन्हें बताती है कि उसका बच्चा अब कुछ ही दिनों में जन्म लेने वाला है। ये सुनकर उन्हें थोड़ा अजीब लगता है क्योंकि अभी उनकी ड्यू डेट पूरी नहीं हुई थी और वो उस बच्चे की डिलीवरी समय से पहले कर रहे थे। वो लेडी उन्हें बताती है कि उनकी नई टेक्नोलॉजी के चलते अब बच्चों को ज्यादा दिनों तक हमारे पॉड्स में रहने की जरूरत नहीं। एल्वी उसे कहता है कि वो अपने बच्चे को ड्यू डेट से पहले नहीं निकालेगा, पर डायरेक्टर उसे बताती है कि अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो उसका बच्चा गर्भाशय के अंदर ही पड़ा रहेगा, वो भी बिना किसी लाइफ सपोर्ट के। और ये हमारी कंपनी की नई पॉलिसी है। वो उन्हें कहती है कि जिस कॉन्ट्रैक्ट पर आप लोगों ने साइन किया था उसमें सारी शर्तें लिखी हुई हैं और आप इस पॉड को बर्थ से पहले अब अपने घर नहीं ले जा सकते। एल्वी अपने बच्चे को अच्छे माहौल में पैदा करना चाहता था, ना कि किसी वॉर्म सेंटर में। हम देखते हैं कि वो वापस जाता है और अपने पॉड को बिना किसी को बताए वहां से उठा लेता है। रेचल को अब अच्छे अच्छे सपने आने लगे थे। वो खुद को अपने बच्चे के साथ समुद्र के किनारे रेत में चलते हुए देखती है। वो धीरे धीरे नेचर के करीब आने लगी थी। एल्वी देखता है कि रेचल ने अपने रूम में एक पौधा भी रख लिया था, जिससे उसे बहुत खुशी होती है। वो दोनों अपने बच्चे को घर पर ही जन्म देना चाहते थे, इसीलिए वो डायरेक्टर से कहते हैं कि वो उस पॉड को दोबारा वॉर्म सेंटर नहीं लाएंगे। डायरेक्टर उसे कहती है कि वो बेवकूफ़ी ना करे। वो बच्चा बेशक उनका है, लेकिन वो पॉड कंपनी की प्रॉपर्टी है। वो नहीं चाहते कि उसके पॉड को जरा सा भी डैमेज हो, क्योंकि अभी उनके बहुत से कस्टमर्स रिजर्वेशन लिस्ट में हैं और उन्हें उस पॉड को जल्द से जल्द खाली करना है। डायरेक्टर के बहुत समझाने के बाद भी एल्वी उसकी नहीं सुनता और वो उस पॉड को लेकर शहर से दूर चला जाता है। वो अपने दूसरे घर में जाते हैं जहाँ पर कोई फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी नहीं थी। एल्वी कई सालों के बाद उस शहर से बाहर आया था और उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। वो दोनों वहाँ के पेड़ पौधों को फील करते हैं। ये उनके लिए बिल्कुल नया एहसास था, एक ऐसा एहसास जिसे वो रोबोट्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बीच में रहकर भूल गए थे। हम देखते हैं कि देर रात को उनके पॉड में लाइट्स जलने लगती हैं। एल्वी जब अपने ऐप में चेक करता है तो उसे पता चलता है कि कंपनी ने उस पॉड को मैन्युअली डीएक्टिवेट कर दिया था, जिसका मतलब ये था कि अब वो पॉड ड्यू डेट पर अपने आप नहीं खुलेगा। उसे ड्यू डेट से पहले खोलने के लिए उन्हें एक बर्थ कोड की जरूरत पड़ती, जो सिर्फ कंपनी के पास था। एल्वी रेचल से कहता है कि उन्हें इसे हाथों से खोलना होगा, नहीं तो उनका बच्चा मर जाएगा। एल्वी जब उसे तोड़ने के लिए एक हथौड़ा उठाता है तो रेचल बहुत डर जाती है। उसे लगा कि कहीं से उसके बच्चे को चोट ना पहुंचे, पर उनके पास उसे तोड़ने के अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। एल्वी उसे धीरे धीरे ऊपर से ठोकने लगता है और देखते ही देखते उसके ऊपर का ढक्कन निकल जाता है। वो जब उस पूरे पॉड को तोड़ता है तो उसके अंदर से उसका बच्चा निकलता है, जिसे देखकर वो दोनों बहुत खुश होते हैं। रेचल का बच्चा अब सुरक्षित था और वो फैसला करते हैं कि वो अपने बच्चे को यहीं पाल पोस कर बड़ा करेंगे। रेचल उस टूटे हुए पॉड को कंपनी को पार्सल कर देती है, क्योंकि अब वो उसकी किसी काम का नहीं था। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम देखते हैं कि पेगासस का सीईओ लोगों को अपने एक नए प्रोडक्ट के बारे में इंट्रोड्यूस करवाता है, जिसमें बच्चे अपने पेरेंट्स को चूज कर सकते थे। मतलब इन्होंने पहले बायोलॉजिकल बच्चों को रिप्लेस किया और अब ये लोग माँ बाप को भी रिप्लेस कर रहे थे।
वेल इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दिस मूवी वॉज सपोज टू गिव साई-फाई थ्रिलर वाइब, बट इट टर्न आउट टू बी स्टोरी ऑफ टू पेरेंट्स जो अपने बच्चों को ह्यूमंस की सो कॉल्ड एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी से दूर रखना चाहते थे। वैसे अगर आप ऐसी ही एक साई-फाई मूवी देखना चाहते हैं जिसमें एक इंजीनियर एक ऑनलाइन कॉन्टेस्ट में एक रोबोट जीतता है, ये रोबोट वैसे तो घर की साफ सफाई के लिए बनाई गई थी, लेकिन वो धीरे धीरे उनके लिए खतरा बनती जाती है। पूरी कहानी जानने के लिए आप राइट वाली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।